प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड भाग 1 के माध्यम से मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अध्याय की रूपरेखा चेक कर लें पहले आप कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रस्तावनाओं से। उसके पश्चात देखिए, एक समान वायुचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ओके, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके पश्चात धारामापी जैसे गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण अमीटर में। ओके, गैल्वेनोमीटर को आपको बदलना है अमीटर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके पश्चात गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण वोल्ट मीटर में। ओके, इसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव मतलब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है वो आप सीख पाएंगे। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टॉपिक आपको बताया जाएगा। किसी परमाणु में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके पश्चात देखिए, वायु चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट में देखिए, चुंबकीय जो द्विध्रुव होता है या फिर जो परिनालिका होती है उसका एक नेचर क्षण चुंबक की भांति है। ओके, दोनों में क्या कंपेरिजन है ये हम लोग देख पाएंगे। तो ये कंटेंट से विद्यार्थी इतने टॉपिक आपको पढ़ाने हैं मुझे, और आज जो आपको देखना है शुरुआत के टॉपिक आप देख पाएंगे। ओके तो पहले हम लोग चेक करते हैं पहला टॉपिक, जो कि एक समान वायु चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पे लगने वाला बल आघूर्ण। तो बोर्ड में इसी नाम से अक्सर क्वेश्चन भी आता है, आपको प्रूविंग करने के लिए आता है। एक बार टॉपिक समझ लें, एक समान वायु चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर या कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये टॉपिक हमें चेक करना है। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग। वी हैव टू चेक द टॉर्क ऑन द करंट करिंग लूप और कॉइल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो विद्यार्थियों, हमें यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप को रखना है और उस पर लगने वाला एक जो बल आघूर्ण मतलब टॉर्क चेक करना है कि उस पर कितना टॉर्क लगेगा। उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन हमें यहाँ करना होगा। ओके, और विद्यार्थियों, बहुत बेसिक नॉलेज है कि आप जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये मान लीजिए कोई आपका धारावाही चालक तार है, इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी हो गया है, करंट इसमें आई फ्लो होता है, इसकी लेंथ एल है, थीटा एंगल पे रखा जाता है, तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। और वो बल आपको बताया गया F = BIL sin थीटा। ओके, BIL sin थीटा, ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो धारावाही चालक तार होता है या चालक छड़ होती है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इतना बनेगा। ओके, अब हमें यदि चालक तार को किसी भी आकृति की कुंडली में, कॉइल में चेंज कर देते हैं, तब भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक खंड पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। ओके, जैसे आप जानते हैं कि धारावाही चालक तार पर जो चुंबकीय बल कार्य करता है, उसी प्रकार से यदि हम चालक तार को चेंज कर दें किसी भी आकृति के कुंडली में, कॉइल के फॉर्म में, कॉइल के फंसते हैं, तो उस कॉइल के प्रत्येक खंड पर भी एक चुंबकीय बल F कार्य करने लगता है। ओके, और निश्चित रूप से जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो विभिन्न खंडों पर चुंबकीय बलों का जो सदिश योगफल होता है वो शून्य हो जाता है, परिणामी बल मतलब शून्य हो जाता है। ओके, और इन्हीं बलों के कारण चुंबकीय
चुंबकीय कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योगफल अर्थात उनका परिणामी बल प्राय शून्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आपने एक कॉइल बना लिया है, कॉइल के ऊपर कई प्रकार से बल कार्य करते हैं। परिणामी बल शून्य हो जाता है, सदिश बलों का योगफल शून्य हो जाता है, लेकिन जो कुंडली पे लगने वाला जो टाउ होता है बलाघूर्ण, उनका जो सदिश योगफल होता है वो शून्य नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि इस पर एक बलाघूर्ण जो है वो कार्य करता है और ये बलाघूर्ण जो है कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये शुरुआत में आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज आप यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार फिर से, ओके। और लैंग्वेज के बाद देखिए डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। डायग्राम महत्वपूर्ण है ये, और इसको चेक कर लें। यहाँ पे देखिए एक आयताकार लूप के दर्शन आप कर पाते हैं। ये एक आयताकार लूप शो किया गया है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर लूप, और इसमें करंट भी फ्लो होता है। आप करंट यहाँ देख सकते हैं कि करंट इसमें जो है आई के फॉर्म में ये करंट देखिए आई इस प्रकार से फ्लो होता है। तो मतलब ये जो है एक आयताकार धारावाही लूप ABCD के फॉर्म में आप यहाँ पे देख पाते हैं, जो कि इस डायग्राम में शो किया गया है, ओके। और ये जो है लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र, अब आप बात कर लें चुंबकीय क्षेत्र की, तो इसमें देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र आप देख पाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र देखिए ऐसे दिखाया गया है। ये जो लाइन्स आप देख पाते हैं ये क्या है, ये है वह है चुंबकीय क्षेत्र, ओके। ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र B। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस आयताकार लूप को हमने ABCD के फॉर्म में लटका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको लूप की लंबाई चौड़ाई भी दिखानी पड़ेगी। इसमें देखिए पॉइंट चेक कर लें। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपका ए दिखाया गया, ये पॉइंट आपका B दिखाया गया है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो ये आयताकार लूप आपने देख लिया, वायु चुंबकीय क्षेत्र B दिखा दिया है, लटकाया गया है, ठीक है ना। इसकी लेंथ और विड्थ भी चेक कर लें। माना लूप की लंबाई AB के फॉर्म में शो किया गया है। AB देखिए ये दिखाया गया है, ओके। ये AB आपका कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा L। और AB और ये जो आपका CD है दोनों एक ही समांतर भुजाएं हैं, मतलब दोनों की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, L होनी चाहिए। और इनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए इस फॉर्म में दिखाई गई है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इसको हमने B मान लिया है, ओके। तो लंबाई को L को, चौड़ाई को जो है AD के फॉर्म में या आप BC के फॉर्म में दिखा सकते हैं, कितना हो जाएगा B। तो पहले ये आप चेक कर लें, ओके। एक बार फिर चेक कर लें विद्यार्थियों, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र देखिए B के फॉर्म में पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा, ओके। चुंबकीय बल रेखाएँ दिखाई गई हैं। और इसमें एक आयताकार लूप, ये देखिए लूप के फॉर्म में ये फिगर आप देख सकते हैं, ये लूप हो जाएगा रेक्टेंगुलर लूप, ओके। लूप की लंबाई आपने L मान ली है, चौड़ाई आपने B मान ली है, ओके। और चूँकि इस डायग्राम के पश्चात हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ओके, ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप हो जाएगा। इसमें करंट का फ्लो होता है I, और ऐसे लूप को आप जो किसी चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हैं, ओके, रखते हैं, तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, और इसकी दिशा हमें निकालनी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ओके। तो विद्यार्थियों आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद होगा, ओके। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या था, FBI FB इस प्रकार से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके हिसाब से अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें दिशा चुंबकीय बल की प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका, जो रेक्टेंगुलर लूप दिखाया गया है, लूप का जो ये पार्ट है AB, इसमें करंट का फ्लो होता है I, ओके। और इसमें देखिए फोर्स कैसे दिखाना है वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ओके। ये जो दिशा दिखाई गई ये आपका
आई की दिशा हो जाएगी, तो एफ की दिशा किधर होगी। ओके, तो यहाँ पे आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स आ जाता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो इस प्रकार से करंट अगर अंदर है, ओके, करंट अंदर है तो आपको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये फोर्स अंदर की ओर हो जाएगा। वही सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे अप्लाई होना है। आप फिर चेक करें इस भुजा के लिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका बी वही चलेगा, ये दिशा भी आपकी बी की हो जाएगी। ये दिशा आप ऊपर से नीचे, ध्यान देंगे करंट अब ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। ओके, इस कंडीशन में करंट का फ्लो क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे होगा, तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी, इससे चेंज होगी। इसमें हमने अंदर दिखाया था, और ये जो है जो F2 के फॉर्म में दिखाया गया है फोर्स, ये ऊपर की ओर हो जाएगा। ओके, तो और देखिए चूँकि यहाँ पे और भी भुजाएं आप देख सकते हैं, भुजा आपका मैंने ए बी दिखा दिया है, भुजा आपका मैंने सी डी दिखा दिया है। बाकी दो भुजाएं चौड़ाई के फॉर्म में दिखाई गई हैं, ए डी और बी सी। यहाँ भी बल काम करेगा, देखिए बल यहाँ दिखाया गया F3 के फॉर्म में, ये क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तो धारावाहिक चालक तार है, तो इसमें एक चुंबकीय बल भी लगेगा, ये F3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा F4। तो इस प्रकार से इस आयताकार लूप ABCD पर 4 बल, कौन कौन से, F1, F2, F3 एंड F4, ये चारों फोर्स एक साथ काम करते हैं। अब इन बलों में कौन से बल इफेक्टिव हैं, कौन से बल इफेक्टिव नहीं हैं, हम लोग थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये जो बल लगता है F1 वो कागज तल के लंबवत अंदर लगेगा। ओके, ये जो फोर्स यहाँ लगेगा F2 के फॉर्म में, ये कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। ये फोर्स दोनों बलों का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। F3 F4 की दोनों का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों फोर्स आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा एक बार फिर चेक कर लें कि कौन कौन से देखिए बल काम करते हैं। तो कुल मिला के 4 बल, देखिए मैंने आपको बताया कि 4 बल कार्य करते हैं। यदि आप लूप में करंट आई को क्लॉकवाइज का मतलब ये जो दिशा होगी ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा क्लॉकवाइज होती है। ओके, तो पहला फोर्स देखिए, द फर्स्ट फोर्स, यहाँ पे कौन कौन सा लगेगा पहले चेक कर लें आप। तो पहला फोर्स देखिए आपका हो जाएगा भुजा ए बी पर वन के फॉर्म में BIL। ओके, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। अब दिशा आप कैसे निकाल पा रहे हैं मैं आपको फिर बताता हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप यूज कर लेंगे। आपके बाएं हाथ में जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो तीनों का अगर हम परस्पर लंबवत फैलाते हैं, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली उस डिवाइस में, उस लूप में बहने वाली धारा की दिशा को दिखलाता है, तो निश्चित रूप से जो अंगूठा होगा चालक पे लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो बल दिखाए गए हैं, तो पहला बल आपका ये हो जाएगा F1 के फॉर्म में BIL, जो कि नीचे की ओर काम करेगा। नंबर 2 पे देखिए जो इसके समानांतर भुजा है DC, इस पर फोर्स उतना ही लगेगा, परिमाण उतना ही है, लेकिन ये जो होगी वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। ओके, और उसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट पे दिखाया गया है कि जो लूप की भुजाएं, ये चौड़ाई की भुजाइयाँ हैं, जो आपका AD और BC शो किया गया है चौड़ाई की भुजाएं हैं। तो इस पर जो फोर्स लगता है वो F3 और F4 के फॉर्म में लगता है। ये परिमाण में बराबर है, लेकिन उल्टी दिशाओं में है। इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है, क्रिया रेखा, वो भी एक है। अतः निश्चित रूप से ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अर्थात ये कोई बल युग्म नहीं बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आपको यहाँ बताया गया है, इसको बहुत ही आप ध्यान से समझ लें कि आपका जो लूप था ABCD के फॉर्म में, आपने लंबाई L मान ली, चौड़ाई B मान ली है, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B दिखाया गया है। ओके, और उसके अलावा जो यदि आप उस लूप में करंट I का फ्लो कराते हैं, तो इतने प्रकार के फोर्स बन जाते हैं।
F1 आपने शो कर दिया है, F2 आपने शो कर दिया है, F3 F4 के बारे में आपने बता दिया है। हालांकि F3 F4 आपस में मिल करके कोई बलयुग्म नहीं बनाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के परिमाण समान हैं, क्रिया रेखाएं एक ही हैं, उल्टी दिशा में काम करते हैं, तो मतलब दोनों एक दूसरे को पूर्णतः कैंसिल आउट कर देंगे और कोई बलयुग्म नहीं बनेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और चूँकि F1 F2 इनके परिमाण बराबर किंतु दिशा में समांतर और उल्टी दिशा में है। ओके, क्या रेखाएं अलग अलग हैं। हम लोग F1 F2 की बात करते हैं, जो आपने फोर्स दिखाए हैं ऊपर F1 F2 के फॉर्म में, परिमाण में ठीक बराबर हैं लेकिन दिशा में समांतर और विपरीत हैं। इनका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म तभी बनता है जब किसी बॉडी पर एक साथ दो बल कार्य करते हैं। और आपने भी जो लूप ऊपर दिखाया था, ओके, और उस लूप में निश्चित रूप से जो है कई प्रकार के बल लगते हैं। यहाँ आपने F1 दिखाया, इधर F2 दिखाया, ये F3 हो जाएगा, ये F4 हो जाएगा। ओके, इतने सारे फोर्स काम करते हैं। तो ये जो फाइनली F1 F2 की तरह हम लोग बात करते हैं, F1 और F2 ये दोनों मिल करके जो है बल युग्म बनाते हैं। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं विक्षेपक बल युग्म, डिफ्लेक्टिंग कपल। तो ध्यान रखें, इसको विक्षेपक बल युग्म कहा जाएगा। और विक्षेपक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इन्हीं विक्षेपक बल युग्म के द्वारा, ये डिफ्लेक्टिंग कपल के द्वारा ये जो लूप होता है अपनी पोजीशन से घूमने लगता है। ओके, तो एक बार फिर समझ लें, F1 F2 पर आपका फाइनल कंसंट्रेशन होना चाहिए। इनके परिमाण परस्पर बराबर लेकिन दिशा में समांतर और विपरीत हैं। इनकी क्रिया रेखाएँ अलग अलग हैं, बल युग्म बनाएंगे। बल युग्म को हम लोग नाम देते हैं डिफ्लेक्टिंग कपल। ओके, और इसी बल युग्म के कारण धारावाही लूप जो है अपनी पोजीशन से घूमने लगता है, रोटेट करता है। और रोटेट होने के पश्चात हमें जो फॉर्मूला निकालना है हम लोग उस पर आते हैं। ओके, तो देखिए एक डायग्राम और बनेगा। एक डायग्राम देखिए मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है, इसमें निश्चित रूप से जो फोर्स काम करने वाले हैं उन फोर्स के विषय में आपने जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। ओके, और मेन जो है F1 और F2 मिल के जो है बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म बनाएंगे। F3 F4 का कोई विशेष रोल यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग एक डायग्राम और बना सकते हैं यहाँ पे। और ध्यान दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी क्षण लूप की अक्ष या लूप के तल पर खींचा गया विलंब n डैश आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, n डैश दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ये देखिए थीटा कोण ये बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ये हो जाएगा, ये जो दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये जो एंगल बनेगा वो थीटा दिखा दिया है। ऐसे टॉपिक आपका वैद्युत में भी था। वैद्युत में भी आपने वैद्युत द्विध्रुव का इस्तेमाल किया था, और वहाँ पे जो है बल युग्म आघूर्ण आपने निकाला हुआ था, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो देखिए ये जो अभिलंब हो गया आपने n डैश के फॉर्म में दिखा दिया है, और ये जो है B की दिशा में थीटा एंगल बनाता है। अब यहाँ पे बल आघूर्ण हमें चेक कर लेना है। ओके, तो बल आघूर्ण होता क्या है, पहले आप इसकी डेफिनेशन चेक कर लें। लूप पे लगने वाला विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब है कि निश्चित रूप से ये जो दोनों बल होते हैं F1 F2 मिल करके इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्यान दें, एक्चुअली बल युग्म आघूर्ण का मतलब होता है कि दोनों बलों में से एक बल का परिमाण, ओके, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आपको जब भी बल युग्म का आघूर्ण निकालने को कहा जाएगा तो आप दो बलों में से एक बल का परिमाण दिखा देंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी दिखा देंगे। तो परिमाण तो दोनों का, चाहे F1 की बात करें चाहे F2 की बात करें, दोनों बलों का जो परिमाण था वो कितना था, BIL। तो ये आपका परिमाण BIL हो जाएगा। और लंबवत दूरी आपको निकालनी, लंबवत दूरी मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान देंगे। एक्चुअली ध्यान दें, एक देखिए एक पॉइंट ये दिखाया गया है, ये ऊपर की ओर दिखाया गया फोर्स,
ये नीचे की ओर फोर्स दिखाया गया, ये आपका F2 है और ये आपका F1 है। और दोनों के बीच की लंब दूरी निकालनी है, तो एक्चुअली इसको जब आप इधर बढ़ा लेंगे, इसको मिला लेंगे 90 एंगल पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये लंब दूरी हो जाएगी। ओके। और निश्चित रूप से अगर इसकी चौड़ाई आपने b मानी है, ओके, अगर चौड़ाई सी b मानी है, ये आपने एंगल थीटा दिखाया हुआ है ये एंगल, तो ये आपका b साइन थीटा आएगा। तो इस प्रकार से टाउ निकालने के लिए हमें बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंब दूरी चाहिए थी, जो कि इस फॉर्म में हमें प्राप्त होने वाला है। ओके। तो बलून का आघूर्ण हमें निकाल लेना, टाउ इक्वल टू बल गुणे लंब दूरी, ये लिख दिया है। अब आप देखिए कि जो L इंटू बी है, ये L इंटू बी क्षेत्रफल होता है, ये तो शो करना है, तो क्षेत्रफल लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा। और टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, इस फॉर्म में जो है आपका बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। और ये बल युग्म ऐसा बल युग्म होता है जो कि धारा लूप को घुमाकर उस पोजीशन में ले आता है ताकि जो लूप की एक्सिस होती है वो एन डैश वो बी के समांतर हो जाए। ओके। और एक चीज़ और देखिए, ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए धारा लूप का जो तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर हो जाता है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और साइन थीटा का मान या साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। मतलब कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, बल युग्म 0 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपने एक फॉर्मूला ये देख लिया है, ये आपका बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए एक लूप के स्थान पर, यहाँ पे चूँकि एक ही लूप था और एक लूप के स्थान पर n लूपों से बनी हुई कोई कुंडली या परिनालिका है। ओके। हम लोग बात करेंगे n लूपों से बनी हुई कोई कुंडली या कोई परिनालिका। तो इसमें जो फॉर्मूला, जो आपने फॉर्मूला यहाँ प्राप्त किया है टाउ का, उसमें आप n और लगा देंगे, मतलब टाउ इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आई ए बी साइन थीटा। तो ये आपका टाउ का फॉर्मूला तब लगाना होगा जब आप जो है एक लूप के स्थान पे कई लूपों से बनी हुई कोई कुंडली या कोई परिनालिका की बात करेंगे। ओके। तो ये फाइनली देखिए फॉर्मूला आपका ये बन गया है। यदि आप एक लूप के स्थान पर n लूपों से बनी हुई कोई कुंडली अथवा कोई परिनालिका का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी कुंडली पे लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण आपका इस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। अभी ये फॉर्मूला और आगे चलेगा क्योंकि टाउ इक्वल टू हमने एन आई ए बी साइन थीटा के रूप में प्राप्त कर लिया है, और ये फॉर्मूला और आगे जाएगा। ओके। और किसी और फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो विद्यार्थी, ये टॉपिक आपका था जिसमें आपने किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पे लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा वो आपने प्राप्त कर लिया है। ओके। इसकी थ्योरी पूरा समझ के आप प्रैक्टिस करें डायग्राम के साथ में। और ये जो देखिए चित्र बनाया आपके सामने, ये एक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। और गैल्वेनोमीटर एक महत्वपूर्ण डिवाइस, इसकी पहचान देखिए, जी लिखा होगा तो मतलब गैल्वेनोमीटर है। इसके दोनों कनेक्टिंग पॉइंट्स देखिए दिखाए गए हैं। ओके। और ये इसका पॉइंटर देखिए, पॉइंटर बिल्कुल बीच में रुका हुआ है। और ये एक पैमाना देखिए बना हुआ है। इसी पैमाने पे ये जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है, विक्षेपित होता है। तो ये तो गैल्वेनोमीटर की बात हो गई, धारा मापी की बात हो गई, क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो गैल्वेनोमीटर का ही है। और बेसिकली गैल्वेनोमीटर को कैसे आप किसी अमीटर में बदलने वाले हैं। ओके। हम लोग का टॉपिक अभी चालू होने वाला है वो गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। आप किसी गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में चेंज करने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है बोर्ड में हमेशा। और भूमिका हम लोग पहले बना लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि अमीटर एक्चुअली होता क्या है। ओके। तो देखिए आपके स्क्रीन पर एक अमीटर शो किया गया है, ध्यान दें। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये अमीटर का है।
पहचान कैसे करना है? पहचान के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ए आप देख लेंगे, ए लिखा, इसका मतलब ये अमीटर हो जाएगा। ये इसका संकेतक देखिए शून्य पे हमेशा रहेगा, और ये इसका पैमाना, इसका स्केल बनाया हुआ है। ओके। और निश्चित रूप से अमीटर का काम होता है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा के परिमाण को नापना। मतलब किसी भी करंट कैरिंग डिवाइस में करंट अगर फ्लो होता है तो उस करंट का मापांक कितना है, परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मान हम जो है अमीटर से प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान दें विद्यार्थियों की, अमीटर जो होता है वो परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डीसी सप्लाई शो किया गया है। ओके। और डीसी सप्लाई के बाद देखिए लोड दिखाया गया है, और लोड के साथ में एक अमीटर। ओके। अमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शो किया गया है। ओके। तो देखिए अमीटर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा की मान होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अमीटर जो है परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, श्रेणी क्रम में हमेशा परिपथ में जोड़ा जाता है। ओके। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं अमीटर के बारे में। और अब हमें चेक करना है कि अमीटर एक गैल्वेनोमीटर एक अमीटर की भांति कैसे व्यवहार करता है, यह हमें चेक करना है। और विद्यार्थी एक चीज़ आप ये भी ध्यान दें कि गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। ओके। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। ये केवल परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा कि परिपथ में धारा है अथवा नहीं है, और है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। और जो अमीटर होता है वो बेसिकली परिपथ में बहने वाली धारा के मान को बताता है, कितना परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। ओके। तो आज हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो गैल्वेनोमीटर को बदलना है अमीटर में। कैसे बदलना है वो हम सीखने वाले हैं। ओके। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सीखें। ओके। और ध्यान दें कि आप जब कभी भी किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होंगी वो आप समझ लें। देखिए मैंने आपको ऊपर अभी अमीटर का डायग्राम दिखाया। अमीटर के विषय में जो मूलभूत जानकारियाँ वो मैंने आपको वो बताई। अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में बदलने वाले हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वो सीखने वाले हैं। ओके। तो निश्चित रूप से जो अमीटर होता है वो किसी भी परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। और ये बेसिकली निम्न प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? ये निम्न प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर होता है अमीटर। ठीक है। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जो प्रवाहित धारा का अगर मापन करना है तो अमीटर को आप हमेशा परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में सीरीज में इसको जोड़ेंगे। ओके। और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा अमीटर से होकर गुजरती है तथा अमीटर में जो निक्षेप होगा परिपथ में बहने वाली धारा को दर्शाता है। ओके। और अमीटर की कुंडली के अपने प्रतिरोध के कारण भी परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण परिपथ में प्रवाहित धारा का मान घटने लगता है। यही कारण है कि जो अमीटर होता है परिपथ में बहने वाली धारा का शुद्ध मान प्राप्त नहीं कर पाता है। ओके। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है अमीटर के बारे में। ओके। और तो इस प्रकार से धारा के शुद्ध मापन के लिए आवश्यक है कि अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध जितना कम से कम संभव हो रखना चाहिए। ठीक है ना। तो विद्यार्थी निष्कर्ष देखिए ये निकलता है कि जो अमीटर होता है वो एक आदर्श, अगर हम आदर्श अमीटर की बात करते हैं तो आदर्श अमीटर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वैद्युत प्रतिरोध आर, वो लगभग 0 होना चाहिए। ओके। आर का मान लगभग 0 होगा तभी जो है एक अमीटर एक आदर्श अमीटर के रूप में कहा जाएगा। ठीक है। मतलब अमीटर का जो वैद्युत प्रतिरोध है आर
वो जितना कम पॉसिबल हो उतना कम आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं अमीटर के विषय में। और ये देखिए डायग्राम, अभी हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। और होता क्या है कि ये जो पोर्शन है आपका गैलोमीटर है जो दिखाया गया है। और यदि आप गैलोमीटर के साथ में कोई शंट, देखिए एक प्रतिरोध है शंट के फॉर्म में। शंट क्या होता है? शंट होता है लो रेजिस्टेंस। शंट का मतलब है निम्न प्रतिरोध, बहुत ही कम मान का प्रतिरोध। यदि आप समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये जो गैलोमीटर होता है वो अमीटर में चेंज हो जाता है। ओके, मतलब बहुत कोई विशेष कार्य नहीं करना है, केवल आपको एक निर्धारित शंट जो कि काफ़ी कम प्रतिरोध का मान होता है, जब आप इसको गैलोमीटर के साथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये गैलोमीटर एक अमीटर की भांति कार्य करने लगता है। ओके, हम लोग इसको आगे भी और देखने वाले हैं। तो ध्यान दें कि माना जिस गैलोमीटर को आपको अमीटर में बदलना है उसका वैध प्रतिरोध जी है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। और इसके समांतर क्रम में अगर आप एफ प्रतिरोध का कोई शंट मतलब लो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये जो है निश्चित रूप से अमीटर में चेंज हो जाता है। ओके, और अमीटर से मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा अगर आई है तो परिपथ में प्रवाहित धारा अगर आई होगी, ठीक है, और श्रेणी क्रम में अमीटर लगा होगा, लगाने पर गैलोमीटर में आई जी करेंट और शंट में आई माइनस आई जी करेंट ये फ्लो होने लगता है। ये मैं आपको डायग्राम में शो कर देता हूँ। एक्चुअली देखिए ये डायग्राम मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। इसको आप डायग्राम को बहुत ही ध्यान से चेक कर लें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है ये। ओके, अब विद्यार्थियों देखिए ये पोर्शन आपका गैलोमीटर है, जैसे गैलोमीटर, इसका वैध प्रतिरोध जी है। ओके, और यदि हम इस गैलोमीटर के समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में एक शंट का मतलब लो रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये शंट हो जाएगा, कम प्रतिरोध, ये आपने शंट लगा दिया है। ओके, तो ये जो पूरा डिवाइस है वो एक अमीटर की भांति काम करने लगता है। मतलब ये पूरा डिवाइस बन जाएगा इतना, ये एक अमीटर की भांति कार्य करने लगता है। अब आप ये ध्यान दें कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। इसमें जब आप करंट आई का फ्लो कराते हैं मेन सर्किट में तो यहाँ पे आने के बाद करंट आई दो भागों में जाता है। गैलोमीटर में करंट जाता है आई जी, ओके, और बाकी आपका जो शेष करंट बचेगा वो आई माइनस आई जी फॉर्म में नीचे आ जाएगा, आई माइनस आई जी फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम को फिर से कर लें, ये आपका गैलोमीटर हो गया है, इसका प्रतिरोध आपने जी दिखा दिया है। ओके, और ये शंट हो गया जो कि इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये शंट हो गया है। जब आपका मेन सर्किट में करंट आई का फ्लो होता है अधिकतम धारा, तो ये आई ब्रेक होता है दो भागों में, जी में करंट पहुंचा है आई जी, और बाकी जो धारा बचेगी आई माइनस आई जी वो इसमें चली जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से जो आपका गैलोमीटर होता है वो डिजायरेबल रेंज का एक अमीटर के फॉर्म में कार्य करने लगता है। ओके, अब विद्यार्थियों आपको ये ध्यान देना है कि चूँकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो हम लोग इसका अभी शंट का मान भी निकालेंगे। अभी हमें इसका शंट का वैल्यू भी निकालना है। ओके, तो उसके पहले आप देख लें कुछ और डायग्राम। जैसे देखिए अमीटर शो किया गया है। अमीटर निश्चित रूप से परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को नापेगा, तो वही काम यहाँ पे गैलोमीटर करने वाला है। ओके, और ये देखिए एक फॉर्मूला कैसे बताया गया वो आप चेक कर लें। ये दोनों ही समांतर क्रम में हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो करंट आई होता है जब ये दो भागों में ब्रेक आता है, कुछ करंट इसमें गया बाकी इसमें चला जाएगा। और ये देखिए बंद पास हो गया है,
तो इसमें आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। क्या लगाना है? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये करंट, ये प्रतिरोध, और ये करंट, ये प्रतिरोध। ओके, दिशाएं चूँकि अलग अलग हैं, ये दिशा देखिए इसकी अलग है और ये दिशा ये अलग है, तो इसको हम लोग प्लस में लेते हैं और इसको लेते हैं माइनस में। क्या लिखेंगे? आई जी इंटू जी माइनस एस इंटू आई माइनस आई जी बराबर 0। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने का मतलब है कि ये उधर चला जाएगा। ओके, बराबर में तो एस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा जी, या जी आप बाद में दिखा दें, ऊपर आई जी बचेगा और नीचे आई माइनस आई जी बचेगा इंटू कैपिटल जी। तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने निकल के आ रहा है, ये शंट की वैल्यू है। जो आपने निम्न प्रतिरोध यूज किया है शंट के फॉर्म में, ये इसकी वैल्यू है। यही चीज़ें यहाँ देखिए दिखाई गई हैं, समांतर क्रम में है। निश्चित रूप से आप किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सिरों पर विभवांतर समान दिखाया गया है। तो ये विभवांतर गैल्वेनोमीटर के लिए, ये विभवांतर शंट के लिए। ओके, तो एस का मान देखिए निकाला गया है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था अभी। आई जी ऊपर चलेगा, आई माइनस आई जी नीचे आएगा इंटू कैपिटल जी। ओके, तो निश्चित रूप से आप किसी गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उससे संबंधित शंट एस का मान, एस जो आपने यूज करना है वो, उसका मान इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको किस रेंज का अमीटर बनाना है। ओके, परास आपको देखनी पड़ेगी, रेंज की देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रेंज यू हैव टू यूज शंट। ओके, तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए टॉपिक में कुछ विशेष नहीं था, मेन यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला सिंपली है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। किरचॉफ को द्वितीय नियम के हिसाब से चला लें या विभवांतर को एक इक्वल दिखा दें, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हैं। ओके, और शंट निकाल के आप इसका यूज कैलकुलेशन में होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फार्मूला जो आपको निकल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम लोग आ चुके हैं, हाउ टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर को या धारामापी को आप कैसे बदलने वाले हैं वोल्टमीटर में, तो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी आपने जस्ट ऊपर चेक किया कि कैसे आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना होता है। ओके, तो एक लो रेजिस्टेंस शंट कहलाता है, निम्न प्रतिरोध वाला मान एस, उसको आपने समांतर क्रम में अगर जोड़ देना है तो वो एमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को बदलना है वोल्टमीटर में। ओके, तो वोल्टमीटर क्या होता है पहले आप वो समझ लें। और निश्चित रूप से जो वोल्टमीटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जो कि किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सीधे वोल्ट में नापेगा। ओके, और निश्चित रूप से जो वोल्टमीटर होता है, आपको परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच नापना है वो विभवांतर, उसके समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि जो अमीटर होता है वो हमेशा परिपथ में शेल में जोड़ा जाता है, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ओके, और कुछ थ्योरी और देख लें आप लोग कि अगर विभवांतर का शुद्ध मापन करना है तो इसके लिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक से अधिक हो सके होना चाहिए। ओके, मतलब एक आदर्श वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध इन्फानाइट होता है। अभी आपने ऊपर देखिए विद्यार्थी चेक किया था कि जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर की बात करेंगे तो वहाँ पे जो प्रतिरोध था वो 0 था। ओके,
लेकिन अगर आदर्श वोल्टमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, इन्फानाइट। ओके, तो एक्चुअली वोल्टमीटर जो है उन दो बिंदुओं के बीच का शुद्ध मापन नहीं कर पाता है यदि आप प्रतिरोध कम दिखाते हैं। लिमिटेड अगर रेजिस्टेंस है तो वो जो है पूर्ण शुद्ध मापन नहीं कर पाता है, और शुद्ध मापन के लिए आवश्यक होता है कि जो भी आपका वोल्टमीटर आप यूज़ कर रहे हों उसका वैद्युत प्रतिरोध काफ़ी अधिक होना चाहिए। काफ़ी अधिक का मतलब इन्फानाइट। एक आइडियल वोल्टमीटर का जो इंटरनल या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होना चाहिए। ओके, तो एक निष्कर्ष देखिए विद्यार्थियों निकल के आ रहा है कि अगर आप किसी मीटर को बदलना चाहते हैं वोल्टमीटर में तो एक श्रेणी क्रम में एक उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसे आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, गैलोमीटर को अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो आपको एक उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़कर ये काम कर सकते हैं। ओके, और ये देखिए आपके सामने वोल्टमीटर बना हुआ है, जैसे था वोल्टमीटर। मैंने आपसे कहा कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, बी लिखा है वोल्टमीटर होगा। ओके, ये देखिए इसके पैमाने बनाए गए हैं, ये स्केल दिखाया गया है और ये इसका संकेतक है। ठीक है, उसी फॉर्म में देखिए ये भी दिखाया गया, ये भी एक वोल्टमीटर है, बी लिखा होगा। ये इसका पॉइंटर संकेतक और ये इसका पूरा स्केल दिखाया गया है। ठीक है ना, यहाँ चालू होता है 0 से और यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अधिकतम विक्षेप यहाँ तक जाएगा 300 वोल्ट। तो ये तो वोल्टमीटर हो गया। और अब मेन डायग्राम चेक कर लें विद्यार्थियों। एक्चुअली अब हमें चेक करना है कि कैसे आप किसी गैलोमीटर को एक वोल्टमीटर में बदलने वाले हैं। हाउ यू कैन चेंज एनी गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो मैंने आपको भी ऊपर इशारा किया है कि इसके लिए उच्च प्रतिरोध का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो माना गैलोमीटर जिसका रूपांतरण होना है वोल्टमीटर में, उसका वैद्युत प्रतिरोध मैंने कैपिटल G मान लिया है। चेक करते जाएं। ओके, और इसके साथ में यदि आप श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध R जोड़ दें, ये आपका गैलोमीटर, और इसके साथ में आपने क्या जोड़ दिया है, हाई रेजिस्टेंस। बस इतना काम कर लिए, काम खत्म। ओके, अब यदि आप इस कॉम्बिनेशन में करंट IG का फ्लो करते हैं, ओके, ये देखिए करंट इसमें IG फ्लो होता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है एक वोल्टमीटर के रूप में कार्य करने लगता है। ओके, और इनके सिरों के बीच का विभवांतर देखिए B दिखाया गया है। B इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके, तो संयोजन बन चुका है और संयोजन के सिरों पे हमें निकालना है पहले वोल्टेज विभवांतर। तो B निकाल लीजिए, B इक्वल टू क्या होता है IR। अब यहाँ चेक कर लें, IG देखिए करंट हो जाएगा, ये आपका G क्या है, गैलोमीटर का प्रतिरोध, R क्या है, उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस, B इक्वल टू IR, B इक्वल टू I का मतलब IG और R का मतलब दोनों आ जाएंगे। ओके, जब हम लोग R की बात करेंगे, प्रतिरोध की बात करेंगे, तो प्रतिरोध में G भी आएगा और R भी आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, ये देखिए फॉर्मूला बना है। अब यहाँ से आपको R का मान निकाल लेना है। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा, अभी आप केवल फॉर्मूला चेक कर लें। देखिए ये फॉर्मूला बनता है। ओके, और मैं थोड़ा स्पेस लेके इसको बता दूँ आपको कि एक्चुअली क्या होता है। B इक्वल टू I कितना IG और G प्लस R। हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो B इक्वल टू हो जाएगा G इंटू IG माइनस प्लस IG इंटू R। तो यहाँ से IG इंटू R को अलग कर लें, इक्वल टू B माइनस GIG उधर चला जाएगा। तो R इक्वल टू पूरे पद में IG से भाग कर लें, तो ये हो जाएगा आपका V अपॉन IG
ओके, माइनस कैपिटल जी। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ओके, तो इतना रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो आपका जो सिस्टम होता है वो एक वोल्टमीटर की बन जाता है। ओके, देखिए आपका बी दिखा दिया है। इसको हल करने के बाद आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि इसको हल करके दिखाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको। ओके, तो ये आपका जो उच्च प्रतिरोध है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार गैलोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध आर का मान इस बात पर डिपेंड करता है कि किस रेंज का वोल्टमीटर हमें बनाना है। ओके, तो विद्यार्थी ये चीज़ क्लियर हो गया है कि अगर आपको एक डिजायरेबल रेंज का कोई वोल्टमीटर बनाना है तो उसके लिए आपको आर का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आर का जो रेंज है, परास है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप जो है एक मनोवांछित वोल्टमीटर बना सकते हैं। ये देखिए डायग्राम आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ अमीटर वोल्टमीटर बेसिक डायग्राम है ये। इसका भी नॉलेज आपको प्रॉपरली होना चाहिए। ओके, और निश्चित रूप से बैटरी को आप पहचान पाते हैं। ओके, देखिए एक फ्यूज दिखाया गया है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये अमीटर, ये ग्राउंडेड, और ये वोल्ट मीटर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस पर आप ध्यान दें, जो आपका वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में, और जो अमीटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, वोल्ट मीटर परिपथ के समांतर क्रम में, अमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वोल्ट मीटर अमीटर, बेसिक नॉलेज है ये। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वोल्ट मीटर परिपथ के समांतर क्रम में और अमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ओके, तो विद्यार्थी ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और ये आप फाइनली चेक कर लें कि निष्कर्ष क्या निकलता है। हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी गैलोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखिए समरी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसको आप समझ लें। और समरी कुछ इस प्रकार से शो की गई है कि जब आप गैलोमीटर की बात करते हैं तो गैलोमीटर को अगर आपको बदलना है अमीटर में, तो आपको शंट मतलब लो रेजिस्टेंस किस क्रम में, समांतर क्रम में यूज करना पड़ेगा। तो आपका गैलोमीटर जो है वो अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। ओके, कितना शंट निकालना है मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, उसको आपको देख लेना है। और यदि गैलोमीटर को बदलना होता है वोल्ट मीटर में, ओके, गैलोमीटर को किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में, तो इसके लिए आपको लार्ज रेजिस्टेंस मतलब हाई रेजिस्टेंस या उच्च प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो आपका गैलोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये चार्ट आपको देख लेना है, तैयार कर लेना है। ओके, इस चार्ट में गैलोमीटर का अमीटर में, गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होना है, क्या जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ना है, वो बताया गया है। विद्यार्थियों आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। आपने विद्युत में पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव। ओके, और यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअली एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ओके, और इसमें तमाम एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या कहा था कि एक आवेश प्लस क्यू था, एक आवेश माइनस क्यू था, और ये गैपिंग 12 थी। ओके, तो ये पूरा निकाय क्या था, डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे तो वहाँ पर
आवेश के स्थान पर दो पोल्स, ओके, दो अलग अलग पोल कम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। तो ये, और इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे अल्प लंबाई का दंड चुंबक बार मैग्नेट हो जाएगा, करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, धारावाही लूप, क्वाइल हो जाएगा, धारावाही कुंडली, धारावाही प्रणालिका, चुंबकीय सुई, चुंबकीय पदार्थों के जितने भी अणु होते हैं, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो कभी कभी एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसको डिफाइन करिए विद एग्जाम्पल्स। तो डिफाइन भी हो गया है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ओके, एग्जाम्पल तमाम दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल इसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एग्जाम्पल दो चार देख लीजिए। उसमें दंड चुंबक भी है, धारावाही लूप भी है, धारावाही कुंडली भी है, प्रणालिका भी है, चुंबकीय सुई भी है, और चुंबकीय पदार्थों के अणु भी हैं। ओके, और अब हम लोग का लास्ट टॉपिक चालू होता है, जो कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में चेक करना है। ओके, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। हालांकि द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, लेकिन उसके फॉर्म को मैं कुछ और चेंज करूँगा अभी। ओके, तो निश्चित रूप से धारावाही जो लूप होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, तो बहुत ही बेसिक चीज़ लिखा गया है ये, और आप इसको कई बार देख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई करंट करिंग कंडक्टर है, डिवाइस है, करंट का फ्लो होता है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ऐसे यदि हम बात करते हैं लूप की, धारावाही लूप की, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ओके, और यदि किसी धारावाही लूप को आप स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरता है। निश्चित दिशा आप समझ गए होंगे, निश्चित दिशा हमेशा नॉर्थ साउथ होता है, उत्तर दक्षिण दिशा। ओके, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो आपका लूप होगा वो ठहरेगा। और यदि दो ध्रुवों को, दो धारावाही लूपों को एक दूसरे के निकट लाते हैं, ओके, ध्यान दें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम धारावाही लूपों को एक दूसरे के पास में लाएंगे, तो लूपों में धारा की दिशा पर निर्भर करते हुए दो क्षण चुंबकों की भांति ये एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, आप चुंबक के गुण को जानते होंगे कि अगर सजातीय ध्रुव हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ हैं या साउथ साउथ हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। और अगर साउथ नॉर्थ है या नॉर्थ साउथ है, तो इनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ओके, तो यदि दो धारावाही लूप की बात करते हैं और इनको अगर एक दूसरे के निकट लाएंगे, तो लूपों में धारा की दिशा पर डिपेंड करते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि कहाँ पे आकर्षण होगा, कहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये स्पष्ट है कि ये जो आप लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लूप एक दंड चुंबक या द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट, और दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, जो धारावाही लूप है वो अपने इस गुण के कारण, कौन सा गुण, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, इस गुण के कारण धारावाही जो लूप होता है उसको हम लोग दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में जान सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ थ्योरी आप लिख दें। उसके बाद लूप की बात करते हैं। लूप का क्षेत्रफल ए मान लिया है, प्रवाहित धारा आई दिखा दी गई है। यदि उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लिखने पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ है, तो टाउ का फॉर्मूला ये बन जाएगा आई ए बी साइन थीटा। इसको आप अभी शुरुआत में टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आप देख चुके हैं। थीटा का मतलब है धारावाही लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ एंगल। ओके, और यदि इसी टॉपिक में यदि हम लूप को ये बताएं कि इसमें एन लूप हैं,
एन धारावाही लूप के अगर एन फेरे वाले लूप है, मतलब फेरों की संख्या अगर एन है लूप में, ध्यान देंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं लूप में, एन दिखाए गए हैं, तो उस समय धारावाही लूप पर कितना बलयोग कार्य करेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले में आप एन और लगा देंगे। टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा आपने यहाँ शो किया हुआ है। जब आप एन फेरों वाली धारावाही कुंडली पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल में आघूर्ण की, तो आपको एन से मल्टीप्लाई और कर देना है। ओके, तो एन टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा बन जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बन गया है। ओके, और चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार होता है चुंबकीय द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में व्यवहार के समान होता है, जिसमें मैंने आपको पहले इशारा किया था विद्यार्थियों कि जो टॉपिक आप यहाँ पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, आप इसको पहले ही वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ चुके हैं। ओके, और आपको याद हो कि चैप्टर शुरुआत में जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर में वैद्युत वाले में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाई ऊपर, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में मौजूद पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल का आघूर्ण, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इक्वेशन सेकंड देखिए इसको बना लिया गया है। अभी आपने ये फॉर्मूला प्राप्त किया है, दोनों को कंपेयर करते हैं, और दोनों को कंपेयर करने का मतलब ये जो इतना पोर्शन है एन आई ए, ये पी के समतुल्य है। ओके, अब पी चूँकि वैद्युत क्षेत्र के लिए होता है, पी जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहाँ पे पी के स्थान पर एन आई ए के लिए हम लोग कुछ और इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, जिसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो चीज़ आपने वैद्युत में पढ़ा था टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा के फॉर्म में, वो फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो एन आई ए है इसको आपने एम मान लिया है। अब एम का मतलब यहाँ पे है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो कुल मिला के यही जो आई एन आई ए है इसको हम लोगों ने एम दिखा दिया है। ये दंड चुंबक अथवा धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ओके, तो विद्यार्थी ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला चुंबकीय प्राप्त होता है, इसको आपको देख लेना है। ओके, धारावाही लूप की बात करेगा जहाँ पे केवल एक फेरा होगा तो एन का मान 1 हो जाएगा, तो धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आई इंटू ए हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे इसका समापन करेंगे, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इसके विषय में डिटेल्स जो होंगे, इसके विषय में जो मूलभूत अन्य जानकारियां हैं वो आप अगले वीडियो में भाग 2 में प्राप्त कर सकेंगे। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव एक आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इसकी अगर दिशा निकालनी है तो आप दाएं हाथ के नियम से याद कर सकते हैं। दाएं हाथ का नियम आपको याद होगा, वहाँ से आप जो है इसकी दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, एम की दिशा याद कर सकते हैं। ओके, तो विद्यार्थी ये आप एम के विषय में देखिए इंट्रोडक्शन हो गया है, और ये टॉपिक अगर आता है तो आप थ्योरी और कुछ फॉर्मूले दिखाने के बाद एम पे आ जाएंगे। ओके, और एम इक्वल टू एन आई ए है। अगर आप केवल बात करते हैं धारावाही लूप की तो आई इंटू ए, सिंपल फार्मूला है एम इक्वल टू आई इंटू ए, ये फार्मूला ऐसे प्राप्त हो जाता है। ओके, तो विद्यार्थियों आज इतना ही रखते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव भाग 1 के माध्यम से आज आपने कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं। उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, और ये है कैसे आप किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने वाले हैं, ये आप भली भांति सीख लेंगे, क्योंकि बोर्ड में अक्सर इसकी थ्योरी या इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके,
तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अपनी तैयारी विद्यार्थियों बढ़िया रखिए ताकि आप बढ़िया परफॉर्मेंस बोर्ड में कर सकें।